नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत का प्रशासन कैसे बदला। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो दिखाते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी पकड़ कैसे बिल्कुल नए तरीके से जमाई। हाँ, ये सिर्फ सत्ता का हाथ बदलना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरी व्यवस्था का कह सकते हैं काया पलट था। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखता है? देखिए, सबसे अहम था 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन खत्म। हाँ, कंपनी गई बिल्कुल। और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी रानी और ब्रिटिश सरकार के पास चली गई। अब भारत पर कंट्रोल सीधा लंदन से होना था। लंदन से कैसे? एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उनकी मदद के लिए एक 15 सदस्यों की इंडिया काउंसिल भी थी। अच्छा। और मजे की बात यह है कि काउंसिल ब्रिटिश संसद को जवाबदेह थी, पर इसमें सदस्य कौन थे? ज्यादातर रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी। ओह, मतलब भारतीयों के लिए कोई जगह नहीं। बिल्कुल नहीं। तो ये नियंत्रण को सीधा और सख्त करने की एक कवायद थी। समझ गई। तो लंदन से सीधा कंट्रोल। लेकिन भारत में जो गवर्नर जनरल थे, उनका क्या हुआ? उनकी भूमिका कैसे बदली? गवर्नर जनरल को एक और टाइटल मिला, वाइसरॉय। वाइसरॉय? हाँ, इसका मतलब था कि वो सीधे क्राउन के प्रतिनिधि हैं, रानी के नुमाइंदे। अब देखिए, कहने को सत्ता लंदन गई, पर असल में भारत में सारी ताकत धीरे धीरे वाइसरॉय के हाथ में ही आ गई। ऐसा? कैसे? उनकी मदद के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो बनी। उसमें सदस्य अलग अलग विभाग देखते थे, जैसे आज मंत्री होते हैं। हाँ, ठीक है। पर असली बॉस वाइसरॉय ही थे। वो काउंसिल के बहुमत के फैसले को भी वीटो कर सकते थे, पलट सकते थे। अरे, मतलब काउंसिल बस नाम के लिए? काफी हद तक, हाँ। असली शक्ति वाइसरॉय के पास ही केंद्रित हो गए। तो नियंत्रण तो और कड़ा हो गया। लेकिन विद्रोह इतना बड़ा था, क्या अंग्रेजों ने ये नहीं सोचा कि भाई भारतीयों को थोड़ा बहुत तो शामिल करो? ये 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, क्या वो इसी तरफ एक कदम था? हाँ, आप कह सकते हैं कि ये एक कदम था, पर बहुत छोटा और सोचा समझा। इस एक्ट ने कानून बनाने के लिए वाइसरॉय के काउंसिल को बड़ा किया। इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल? जी। और इसमें कुछ गैर सरकारी सदस्य मनोनीत, मतलब नॉमिनेट किए जा सकते थे। भारतीय भी हो सकते थे। तो ये तो अच्छी बात लगती है। पर देखिए कि सदस्य कौन थे। अक्सर राजे रजवाड़े, बड़े जमींदार या रिटायर्ड अधिकारी। अच्छा, मतलब आम लोग नहीं? बिल्कुल नहीं। ये अंग्रेजों की एक तरह से वफादार लॉबी बनाने की कोशिश थी, आवाज देने की नहीं। और इस काउंसिल की शक्तियां, क्या ये कुछ कर सकती थी? ना के बराबर। बस एक सलाहकार समिति जैसी थी। न बजट पर ठीक से बहस कर सकते थे, न प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठा सकते थे। कोई सवाल नहीं? अहम मुद्दों पर बिना सरकार की मर्जी के बात भी नहीं कर सकते थे। और अगर कोई बिल पास कर भी दिया तो वाइसरॉय या लंदन बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसे रद्द कर सकते थे। बाप रे, तो ये तो बिल्कुल दिखावा हुआ फिर। हाँ, प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए ज्यादा था, असलियत में कम। ये तो केंद्र की बात हुई। प्रांतों का क्या? जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, वहां भी कुछ बदला? हाँ, प्रांतों में भी बदलाव आए। 1861 के एक्ट ने वहां भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की इजाजत दी। अच्छा। लेकिन वो भी केंद्र की तरह ही थी, मतलब नाम मात्र की, कोई असली शक्ति नहीं। प्रशासन चलाने के लिए ये जरूरी था, पर शक्ति ऊपर ही रखी गई। ठीक है। एक और बात का जिक्र है दस्तावेजों में, वित्तीय विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। ये थोड़ा अलग लगता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, पहले क्या होता था कि सारा पैसा, सारा रेवेन्यू केंद्र सरकार इकट्ठा करती थी। हाँ। फिर वो प्रांतों को उनके खर्चे के लिए पैसा देती थी। इससे केंद्र और प्रांतों में बहुत खींचतान रहती थी। हिसाब किताब का बड़ा सिरदर्द था। प्रांतों के पास कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो बचत करें या कुशलता दिखाएं। हाँ, ये तो दिक्कत वाली बात है। बिल्कुल। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए धीरे धीरे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। ये कैसे हुआ एकदम से? नहीं, धीरे धीरे। लॉर्ड मेयो ने 1870 में शुरू किया। कुछ खास खर्चे जैसे पुलिस, जेल, शिक्षा, ये प्रांतों को सौंप दिए और उनके लिए एक फिक्स्ड रकम दे दी। ओके। फिर लॉर्ड लिटन ने 1877 में इसे और बढ़ाया। कुछ और खर्चे और कुछ रेवेन्यू के स्रोत भी प्रांतों को दिए। और आखिरकार लॉर्ड रिपन ने 1882 में सिस्टम बदला। अब फिक्स्ड रकम नहीं, बल्कि रेवेन्यू के स्रोतों को ही 3 हिस्सों में बांट दिया, केंद्रीय, प्रांतीय और साझा। अच्छा, मतलब सेंट्रल, प्रोविंशियल और शेयर्ड। जी। इससे प्रांतों को अपने खर्चों के लिए ज्यादा जिम्मेदार बनाने की कोशिश की गई।
तो अगर हम संक्षेप में देखें 1857 से पहले और बाद के प्रशासन में मुख्य अंतर क्या रहे? कई अंतर थे। पहला, सत्ता कंपनी से क्राउन को गई, सबसे बड़ा। हाँ। दूसरा, गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय भी कहलाया। तीसरा, सेना में बड़ा फेरबदल, बंगाल आर्मी पर निर्भरता कम की गई, सिख, गोरखा जैसी मार्शल रेस की भर्ती बढ़ाई। अच्छा, सेना में भी बदलाव? जी हाँ। फिर विदेश नीति बदली, पड़ोसी राज्यों में सीधे दखल की जगह मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति अपनाई गई। मास्टरली इनएक्टिविटी? मतलब जब तक ब्रिटिश हित सीधे खतरे में ना हो तब तक दखल ना देना। और हाँ, धार्मिक मामलों में दखल ना देने का वादा किया गया। और भारतीयों का प्रतिनिधित्व? हाँ, वो शुरू हुआ जैसा हमने बात की, पर बहुत सीमित और बिना किसी असली शक्ति के। तो कुल मिलाकर 1857 के बाद प्रशासन एक तरफ तो ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हुआ, मतलब सीधा लंदन से कंट्रोल, लेकिन साथ ही खर्चों के मामले में प्रांतों को थोड़ी जिम्मेदारी दी गई, जिसे वित्तीय विकेंद्रीकरण कहा गया। बिल्कुल। भारतीयों को शामिल करने का, कह सकते हैं, दिखावा तो हुआ, पर असली ताकत अंग्रेजों के हाथ में ही रही। एकदम सही। ढांचा बदला गया, नियंत्रण को और मजबूत किया गया, लेकिन इसका असली मकसद भारत पर ब्रिटिश पकड़ को और सख्त करना था। ये भारतीयों को शासन में बराबर का भागीदार बनाने के लिए नहीं था। और शायद यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है कि प्रशासन का ये जो नया ढांचा बना, जिसमें भारतीयों को जानबूझकर किनारे रखा गया, उसने आने वाले वक्त में भारत के अपने राष्ट्रवाद और आज़ादी के आंदोलन को किस तरह प्रभावित किया होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर हम आगे जरूर सोच सकते हैं।